1 नवंबर 1966 को हरियाणा की नींव रखी गई और हरियाणा एक अलग प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। हरियाणा जब अस्तित्व में आया तो उससे पहले ज्वाइंट पंजाब का हिस्सा था। ज्वाइंट पंजाब के अंदर राजनीति हरियाणा की किस प्रकार से रही, पंजाब की किस तरह से रही और उसने देश की राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया, इस पूरे समीकरण को समझने के लिए सबसे जरूरी है हरियाणा का ज्वाइंट पंजाब से अलग होने के बाद और उससे पहले का इतिहास समझना, इतिहास क्या रहा और उसके बाद 1966 में 1 नवंबर को जब हरियाणा एक अलग प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया तो ऐसे कौन से नेता रहे जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और उसके साथ साथ देश की राजनीति में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन सबको समझने के लिए अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति में तो बड़े ही दिग्गज लोगों के नाम आते हैं। हम बात करें स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की, स्वर्गीय भजनलाल जी की, स्वर्गीय बंसीलाल जी की और भी बहुत से ऐसे नेता रहे। लेकिन अगर आज आपको हरियाणा की राजनीति को समझना और हरियाणा की राजनीति के पुरोधा के रूप में किसी को अगर आप याद करते हैं, जननायक के रूप में किसी को याद करते हैं, तो वो है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को अगर आप अच्छी और भली भांति से हरियाणा की राजनीति को समझने वाले व्यक्ति के तौर पर जानना चाहें तो केवल और केवल आप उनकी राजनीति और उनके पूरे चरित्र को समझ लीजिए तो आप हरियाणा की राजनीति को समझ जाएंगे और ये समझ पाएंगे कि हरियाणा से बिलोंग करते हुए देश की राजनीति के अंदर उन्होंने किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ा और अमूल्य योगदान दिया हरियाणा के साथ साथ देश की राजनीति में। आज हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए मुझे लगता है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जीवन को, उनकी राजनीतिक करियर को समझने के लिए जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो बारीकी से उनके साथ उन पलों को जिया हो, जिसने राजनीतिक तौर पर भी उनकी पूरी यात्रा देखी हो, पारिवारिक तौर पर भी उनकी पूरी यात्रा को देखा और देखा हो किस तरह से परिवार के साथ साथ अपने राजनीतिक विरासत को, परिवार को आगे पृष्ठभूमि को बढ़ाते हुए उसका सामंजस्य कैसे बनाया। उसके लिए जरूरी है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो उनको सबसे करीबी तौर से जानता हो। आज हम हरियाणा की राजनीति में बात करें तो आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की विरासत को कई परिवार मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके सुपुत्र अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए बात करते हैं कि उन्हीं की नीतियों को आगे ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभय चौटाला के दूसरे भाई यानी कि अजय सिंह चौटाला जी जिन्होंने जननायक जनता पार्टी, उनकी पार्टी अस्तित्व में आई, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में थे, वो भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर अनुसरण करते हुए हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि हम उनकी नीतियों पर चलने का काम करते हैं। लेकिन ये तो बात हुई उनके पौत्र की। अगर हम बात करें जो सबसे क्लोजेस्ट आदमी कोई स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के रहे, जो इस बीच हरियाणा की राजनीति में एक्टिव है पूरी तरह से और देश की राजनीति पर भी अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, वो है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी बड़े ही दिग्गज नेता रहे हरियाणा सरकार के अंदर, पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर पावर और जेल मिनिस्टर रहे, साथ ही साथ बड़े दिग्गज नेता रहे और हरियाणा की राजनीति को बेहद करीबी से जानने वाले और उससे पहले ज्वाइंट पंजाब की राजनीति को भी फॉलो किया और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के साथ कई दशकों की राजनीतिक यात्रा की। बड़े गर्व के साथ और बड़े आदर के साथ हम उनका स्वागत करने जाएंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया के हमारे इस खास कार्यक्रम में। चौधरी साहब सबसे पहले बात करेंगे 1966 में चंडीगढ़ उससे पहले राजधानी बन चुका था। 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया एक अलग प्रदेश के रूप में। लेकिन आप क्योंकि उस समय 1959 की बात करें, 1954, आप चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे, बड़ी करीबी से चौधरी देवीलाल जी उस समय राजनीति में एक्टिव थे। मैं सबसे पहले चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि जो चंडीगढ़ राजधानी बना, उस राजधानी के लिए उस समय का जो दौर रहा और ज्वाइंट पंजाब की जो राजनीति का चौधरी देवीलाल जी का जो उस समय पॉलिटिक्स के अंदर सहभागिता रही और साथ ही चंडीगढ़ बनने की, वो दौर के बारे में जो आपकी यादें हैं, जो आपने साझा की उस समय, वो हमारे साथ साझा करें। देखिए दीपक जी, जो देवीलाल के 59 में प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे जी, ज्वाइंट पंजाब था और जो देवीलाल उनकी कैबिनेट में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे और 59 में पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। तब इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जी, चुनाव हुआ था। प्रबोध चंद्र जी स्पीकर हुआ करते थे, जो अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर भी थे उनकी पिछली भारत सरकार में, जी, उनके फादर थे।
बहुत संजीदा थे, बड़े अच्छे स्पीकर का उनका मेरे ख्याल में उनके बराबर का कोई आज तक नहीं रहा जी। और उस वक्त उनको चुनाव में हरा के जो देवलाल इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट बिल्कुल होते हैं जी। तो जो देवलाल का तब वो पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे। जो देवलाल हिंदी रीजन को, मतलब पंजाब हरियाणा एक था पर हिंदी रीजन हरियाणा और हिमाचल, जो देवलाल सबसे बड़े नेता थे जी। तब से मेरा चंडीगढ़ रहना है। चंडीगढ़ हमारे सामने ही बना। 66 में अलग अलग दोनों हुए पंजाब हरियाणा, एक मूवमेंट चला था, एक आंदोलन हुआ था। वैसे तो जब 47 में पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग बने, तब भी पंजाबी सूबे की मांग उठी थी जी। नहीं हुआ था। ये चलता रहा, बंद हो गया, चलता रहा, बंद हो गया। उस वक्त संत फतेह सिंह, मास्टर तारा सिंह का डाउनफॉल था। बहुत बड़े नेता थे, अकाली दल के वो सबसे वाहिद नेता थे जी। और संत फतेह सिंह का वो ऊपर उठ रहे थे, उन्होंने फास्ट करा था। और उस वक्त जब देखा कि पंजाब के लोग पंजाब बनाएंगे तो चौधरी साहब भी हिंदी रीजन के लिए थे, उन्होंने भी एक आंदोलन करा कि हरियाणा संघर्ष समिति, हमारा हरियाणा अलग बनना चाहिए। तो पंजाब हरियाणा दोनों जगह आंदोलन हुए। जो देवलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट थे, उधर संत फतेह सिंह पंजाब जो संघर्ष समिति थे उसके प्रेसिडेंट थे, अकाली दल के। दोनों स्टेट अलग है, तो हिमाचल अपने आप ही बन गया। वो पहले ही साथ था तो हिमाचल अलग एक छोटी स्टेट बन गई। पहले यूनियन टेरिटरी पूरी स्टेट मिल गया। तो तब से मैं सारा देख रहा हूँ। जो इस वक्त राजभवन है ना, इस वक्त जो पंजाब राजभवन है तो पंजाब राजभवन था। हरियाणा राजभवन जो आज है वो सीएम हाउस होता था उस समय में। इसमें सत्य साहब है चीफ मिनिस्टर है, गोपीचंद भार्गव भी है चीफ मिनिस्टर है। और जब प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर बने तब उन्होंने ये हाउस छोड़ दिया था। वो रहते थे जो सीएम हाउस से नेक्स्ट वाली कोठी है, जिसमें अभी मेरे ख्याल में कृष्ण पवार रहते हैं, उससे पहले मैं था पिछली सरकार में, इसमें प्रताप सिंह कैरों रहते थे। और जो पंजाब सीएम हाउस है अभी उसमें जो रणबीर सिंह जो इरिगेशन पावर मिनिस्टर होते थे कैरों कैबिनेट में, वो रहते थे जी। और जो हरियाणा सीएम हाउस है इसमें गोपीचंद भार्गव एज फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। असेंबली तब बन रही थी, 54 में चंडीगढ़ बनना शुरू हुआ। तो शिमला, क्योंकि लाहौर पहले राजधानी थी, लाहौर से शिमला राजधानी हो गई थी ज्वाइंट पंजाब की। शिमला जब बर्फ पड़ती थी दिसंबर जनवरी के महीने में, बहुत ठंड होती थी, तो उन दिनों में विधानसभा असेंबली जो आपका होम साइंस कॉलेज का असेंबली है इसमें हुआ करती थी। चंडीगढ़ बन रहा था थोड़े, ये किरण सिनेमा बना हुआ था, नीलम, ये आपका जगत, बत्रा, ये सब बाद में मेरे सामने बन रहे हैं। हाँ, पहले नहीं था। चंडीगढ़ बहुत कम आबाद था। और उस वक्त से मैं थोड़ा देख रहा हूँ सारा। कैरों साहब का जो देवलाल की बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी, बहुत एक दूसरे के करीबी थे। 62 में जाके इन दोनों का आपस में कुछ बात को लेके हो गया, जैसे आजकल भी पार्टी में हो जाए। तो जो देवलाल ने कांग्रेस छोड़ दी, बाहर निकल आई। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाती, उन्नति क्रियाशील दल हरियाणा का। तो उसमें जो देवलाल कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले, इन्हें सिरसा टिकट दी थी, इन्होंने छोड़ दी टिकट। ये फतेहाबाद मांग रहे थे, किसी बात पे जिद्दोजहद पे कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए। और 62 के चुनाव में इनके 26 एमएलए बने और ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन ज्वाइंट पंजाब विधानसभा। बादल साहब उस हाउस के मेंबर ही थे। अकाली दल के 18 एमएलए थे, वो सेकंड पार्टी थे। तो सबसे मेन पार्टी 1962 की बात अकाली दल था। मतलब जो देवलाल बाहर निकलते ही उनके बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा रोल हो गया। इनके 26 एमएलए मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता ये थे। और पंजाब अकाली दल के जो लीडर थे वो थे सरदार गुरनाम सिंह, लक्ष्मण सिंह डिप्टी थे, प्रकाश सिंह बादल उस हाउस के मेंबर नहीं थे। इसके बाद फिर जब संघर्ष बना तो हरियाणा बन गया। एक चर्चा चला कि जो देवलाल इस करके हरियाणा बनाना चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहे, तो देवलाल ने अनाउंस कर दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मुझे हरियाणा बनाने से मतलब है हिंदी रीजन। क्योंकि उन दोनों में एक ये था कि पैसा हरियाणा से भी जा रहा था रेवेन्यू, और हरियाणा से कलेक्शन होती थी वो शायद 36 पैसे होती थी। पंजाब से जो थी वो
कोई 61 पैसे थी, बाकी हिमाचल से होता था। हरियाणा पे खर्च खाली 10-12 पैसे होता था। तो चौधरीलाल कहते थे भाई सारा पैसा हरियाणा का वहां जा रहा है, तुम हरियाणा के लूट रहे हो, कैरों और उसके बच्चे लूट रहे हैं, इस तरीके की तनातनी होगी कैरों साहब से। एक दिन हाउस में मैं भी था, उसमें 62 के हाउस का किस्सा सुना रहा हूँ। 1962 में मैं गैलरी में था। चौधरीलाल बोल रहे थे कि भाई हरियाणा में इतने, उन दिनों में पीसीएस ऑफिसर थे जी, इतने पीसीएस पंजाब के, हरियाणा के इतने, हिमाचल के तो 2-3 हुआ करते थे, सारे पंजाब के हैं, पैसा सारा रेवेन्यू हम दे रहे हैं, अलग सारा खर्च हो रहा है, अमृतसर जलंधर में हो रहा है, लुधियाना में हो रहा है, हरियाणा में महेंद्रगढ़, हिसार, तो हमारे साथ ना इंसाफी, हमें अलग करें, हम अलग बनना चाहेंगे। फिर कहने के भी कैरों जो है वो एक नीलम सिनेमा होता था जी फरीदाबाद में, एक इलाइट सिनेमा था हिसार में, इनके कुछ कोल्ड स्टोरेज थे, एक निशान सिंह करनाल में होते थे, इनके नजदीकी थे, जिन्होंने कामरेड राम प्यारा को पीटा था जी। तो ये सारा पैसा वो ले रहे हैं, मतलब इसके दोनों बेटे सुरेंद्र गोविंदर पैसा लूट के जाते हैं, और कैरों की वाइफ का नाम ले लिया। तो कहने लगे वो यहाँ से पैसे लूट के सूटकेस भर के जाती है, अम्बाला से, यमुनानगर से, पानीपत से, ये इंडस्ट्री ले लेता। फरीदाबाद तब तक इतना नहीं बढ़ा था, गुड़गांव तो था ही नहीं, गुड़गांव तो चर्चा ही नहीं था। तो ये रामकोर था, रामकोर। तो रामकोर रास्ते जब ये बात कही तो कैरों गुस्से में हो गए, खड़े हो गए। वो जब खड़े हुए तो एक प्रोटोकॉल है कि जब मिनिस्टर बोलता हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाए तो मिनिस्टर को स्पीच देना पड़ता है। यस। और जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलता हो और लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो वो जगह देता है, और जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन सबको बैठना पड़ता है स्पीकर की चेयर। ये हाउस के नियम है जी। तो चौधरीलाल कहने लगे, जब ये कैरों ये जब ये रामकोर का नाम लिया तो गुस्से में खड़े हो गए। कहते देवीलाल मुंह संभाल के गल करी, मैं माजेदा जाट हूंदा। तो जो सब बैठ के थे, जब कैरों ये बोला, बोल के कैरों बैठ के, तो शन्नो देवी डिप्टी स्पीकर थी चेयर में। वो कहने लगी देवीलाल जी आप अपनी स्पीच जारी करें। तो जो सब खड़े हो गए, वो मोहतरिम कहते थे, मोहतरिम उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब तक बड़ी इज्जत आदाब से इन्हें ये कह रहा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, क्योंकि अब कैरों अपनी जात खो बैठा था, तो देवीलाल भी अपनी जात पे था। कह रहे सुन, मैं देवीलाल हूँ, जिसमें मैं हरियाणा का जाट हूँ, जिसमें तू माझे का जाट है, मैं हरियाणा का जाट हूँ, जिसमें एक अलग फालतू लगती है। मैं कामरेड राम प्यारा नहीं हूँ, मेरे कुर्ते की भी हाथ लगा दिया तो पंजाब की आंखें बंद कर। तू कहते तू क्या मैं क्या हूँ, महादेव अपनी चुराई। तो समझा कर 6 फुट 2 इंच कह रहा हूँ, छोटे कद के थे। वह कैरों की तरफ चले तो जगन्नाथ और एक कुलदीप कुमार होते थे, लुधियाना से मेरे, वो आगे बेंच के ऊपर चढ़ गए, जो चेयर के आगे टेबल होता है, और कहते कि कैरों डायर वाली बात करेंगे। और जो देवलाल कैरों की तरफ चले तो मार्शल खड़े हो गए, हाउस में जैसे लाशें गिर गई, और 3 दिन तक हाउस एडजर्न बराबर होता रहा। ये रुतबा था, ये हमने देखा। अब तो ये हाउस में ये बातें नहीं होती, 3 दिन तक हाउस एडजर्न होता रहा। उसके बाद जब ये समय निकल गया, एक दास कमीशन अपॉइंट हुआ, जो साहब ने 64 एमएलए थे, राष्ट्रपति के पेश हो गए। राष्ट्रपति ने तब नीलम संजीवा रेड्डी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चीफ मिनिस्टर थे, नेहरू कैरों उनके बहुत क्लोज थे। तो उन्होंने वो मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को दे दिया। प्रधानमंत्री ने एक कमीशन अपॉइंट कर दिया, SR दास, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, सुधीर रंजन दास। जब SR दास कमीशन ने अपॉइंट के सारी इंक्वायरी हुई, 8-10 महीने लगे। उसके बाद कैरों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो गया, तो कैरों ही रिजाइन। तो कैरों ने जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, मुझे याद है उसके 4-5 दिन बाद, मतलब हालांकि जो देवलाल ने सारा कुछ कमीशन अपॉइंट कराने में सब कुछ हो गया था, मतलब कैरों के बाहर निकलने का रास्ता यही थे। रामकिशन बन गए थे, कामरेड रामकिशन चीफ मिनिस्टर। 3-4 दिन बाद तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ, साधारण जैसे आप में ऐसी लाइफ जीते थे। तो सुबह चौधरीलाल को सुबह जल्दी उठने की आदत है, सैर करने की आदत है। सुबह कैरों की कोठी पे चले गए 6 बजे, और दरवाजा खटखटाया। सिक्योरिटी नहीं थी, कैरों ने खुद नहीं दरवाजा खोला, कैरों साहब ने देख के
वो हैरान के भी देवीलाल कल कमीशन मेरे खिलाफ, और हाँ, आज सुबह मेरे 6 बजे दरवाजे मेरे पे गेट पे। खड़े दोस्त थे पुराने, हम्म, तो अपनी वाइफ को आवाज देने लगे कि राम को ये देख देवीलाल अपन को देखना है कि अपन जीव दे के मर गए। कहता भी चाय बना के लाते इनका, ये चाय बनाई आपस में। तो मेरे कहना मतलब इतने बड़ा खुले दिल के ये राजनीतिक नेता थे, आज वो बातें नहीं, आज तो हाँ। बोलचाल नहीं होती, एक दूसरे के फंक्शन में नहीं जाते। नहीं जाते हैं बिल्कुल। नियम है कि पहला चीफ मिनिस्टर जाएगा, जब नया चीफ मिनिस्टर वो थे कहेगा तो वो अपनी चेयर उसे देगा, उसे देगा। गाड़ी तक छोड़ के आएगा, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी पहला बिल्कुल। प्रेसिडेंट छोड़ता है। पर यहाँ हरियाणा में, पंजाब में आजकल तो ये होता ही नहीं, वो स्टेट में होता तो बेशक। तो ऐसा समय भी हमने देखा है जो कुछ वक्त की पुरानी बातें, लोगों को पुरानी बातें कुछ मेरे तो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं जो कुछ भी कहूंगा आपसे ठीक कहूंगा ताकि लोगों को ठीक बिल्कुल, जो मैसेज सब मिले कि आपने क्या समय था। आप उस समय में रहे हैं, आपने लाइव वो चीजों के अंदर, आज तो अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ इतना आबाद हो गया, एक जबरदस्त शहर बन गया, लेकिन आपने वो समय देखा है जो शायद मुझे लगता है कई कई किलोमीटर के बाद कोई बिल्डिंग बनी होती हुई, कुछ होती हुई, तो आपने डेवलपमेंट अपने सामने देखी, राजनीतिक चीजों में चेंजेस होते हुए, पार्टियों में, नेताओं के अंदर। सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृतसर हुआ करता ज्वाइंट पंजाब में, जी, जो देवलाल के स्टोन था पेट में, तो ऑपरेशन हुआ था, तो वहाँ मतलब इतना प्यार था कि जो देवलाल को सर का तो एक मुकुट हाउस होता था, जो कैरो साहब का अपना हाउस है, उसमें गुरेंद्र कैरो रहते हैं। तो अमृतसर जब चंडीगढ़ की पीजीए तो बाद में आया, तो अमृतसर ही ऑपरेशन करा, तो वहाँ ऑपरेशन होता है कैरो हाउस में, कैरो के घर में जो देवलाल रहते, मतलब बड़ा भाइयों जैसा प्यार था लड़के आपस में, वो एक अलग बात है। इस तरीके का जीवन था। तो साहब अगर बात करें हरियाणा बनने के बाद, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, 1966 में 1 नवंबर को अस्तित्व में आया, 1972 की बात करें तो 1972 में चौधरी साहब जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 2 जगह से चुनाव लड़े थे विधानसभा के अंदर, तोशाम से और आदमपुर से। सुनने में आता है ऐसा कि उस समय में एक समय ऐसा भी आया था कि दोनों जगह से चुनाव आ रहे थे, तोशाम में बंसीलाल जी से और आदमपुर में भजनलाल जी से। एक ऐसा समय भी आया था कि वो इस बात से हताश हुए थे कि इतने बड़े नेता, इतने दिग्गज नेता ज्वाइंट पंजाब से राजनीति लेके चल रहे हैं और हरियाणा अलग बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा भी फैसला कर लिया था कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो कुछ सुनने में आता है ऐसी बातें कि भी उस समय स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी उनके पास गए, उनको कहा कि नहीं, तुमने राजनीति नहीं छोड़नी, और फिर उसी उनकी बात से प्रेरित होकर 1974 का जो उपचुनाव हुआ था, रोडी बाई इलेक्शन हुआ था, फिर चौधरी साहब लड़े और फिर जीते उसको। मैं आपके फीडबैक को पहले ठीक करूं जी, जो देवलाल 3 जगह लड़े थे जी, विधानसभा में उस समय। हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, 72 में जो देवलाल लड़े तो शाम से जो बंसीलाल के सामने चीफ मिनिस्टर थे जी, भजनलाल जी आदमपुर में मिनिस्टर होते थे, उनके सामने लड़े। जी, मेरे बड़े ताऊ जी जो देवलाल के बड़े भाई जो सावराम, वो रोडी से लड़े थे। अच्छा, वो फिर मैं, जी, घर के 3 आदमी लड़े, हम तीनों इलेक्शन हार गए। जी, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो सावराम जो देवलाल पीछे बैठे थे, ओम प्रकाश जी आगे बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। हम हिसार से चले तो बड़ा सब चुपचाप थे, कोई, क्योंकि तीनों इलेक्शन हार गए, रिजल्ट आ चुका था और मायूसी 4-5 किलोमीटर तक ये रहा। फिर जो देवलाल कहने लगे, कहता भाई चुप करके क्यों बैठे हो, कोई नहीं, चुनाव हार गए हो गया, अब ऐसे थोड़ी बैठेंगे, घर जाना है, कुछ बातें करो, शुरू करो, कोई नहीं, हो गया, भूल जाओ उस बात को। जैसे घड़ी 9, 10, 11, 12 बजाती है, फिर वो 11 पे नहीं जाती, अब पिछले पे काटा मारो, आगे चलो, अपना जीवन चलाओ। तो कभी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी। पर उसके बाद जो एक और घटना हुई जी, कि चौधरी देवलाल की पार्टी के 27 MLA बने और राज्यसभा की 3 सीटें मेरी जानी थी, तब 81 का वोट था, 90 का नहीं था। 90 का नहीं था। जब वोट पड़ने लगे तो 27 में से 10 वोट आए, जो देवलाल राज्यसभा का चुनाव लड़े। जब 10 वोट आए तो वो 27 MLA कोठी पे इकट्ठे हो गए, वोट डाल के आके रिजल्ट आया कि जो देवलाल को 10 वोट आए। तो उन्हें कहने के कि बताओ कि किसके भरोसे राजनीति करो, तुम 17 जो यहाँ बैठे हो, मेरे घर चाय पी रहे हो, तुम्हारे 27 तो मेरे सामने बैठे हैं, 10 आए, तो बोले क्या, कहने छोड़ो, मैं ये राजनीति नहीं करता, ये करके छोड़ के आगे थे। हरकिशन लाल जी MLA बने थे यहाँ से, जो देवलाल का यह था कि छोड़ो, राजनीति अच्छे लोगों की नहीं है। तो जब 7 के 27 मेरे 17 अलग चले गए, तो फिर जब हरकिशन लाल जी की डेथ हो गई तो वो रोडी से बने थे जो सावराम के सामने। तो बादल साहब, डॉक्टर मंगल सेन सब इकट्ठे होकर जो साहब पे चुटाला आए, आगे कहने लगे जो देवलाल
रोडी बाई इलेक्शन आ गया, आपको हरियाणा में आपके बिना लीडरशिप नहीं, आप तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बहुत बड़े नेता ने चुनाव हार गए, जीती हो नहीं, तो चौधरीलाल को कहते ठीक है, चौधरीलाल फिर बाई इलेक्शन लड़े रोडी से एक रोडी हुआ था, 1974 हुआ था, वहाँ हरसूपुरा बने थे, ये बने थे, दोनों इलेक्शन थे, एक डॉक्टर मंगल सेन रहे थे, वो हार गए थे जी। चौधरीलाल 17,400 वोट में, बादल साहब सारे एमएलए जी जो सिख बेल्टा रोडी की इसमें आके बैठ गए थे, और चौबंसी लाल के रिश्तेदार थे इंदिराज सिंह। चौधरीलाल 17,600 वोटों से जीते, उसको वोट भी थोड़े थे तो बहुत बड़ा 17,000 तो बहुत बड़ा मार्जिन था, बिल्कुल। वोट ही कोई 60-70 हजार होते थे। तो उसके बाद फिर 74 में इमरजेंसी लगी। 74 में एक जो साहब ने गेहूं का भाव बड़ा मंदा था, मेरे ख्याल में गेहूं का था भाव 60 रुपए क्विंटल, कुछ ऐसा 70 रुपए क्विंटल बिकती थी। तो प्रोटेस्ट था कि फार्मर्स को सही प्राइसेस नहीं मिल रही, तो इस पे चौधरीलाल ने एक धरना दिया था करनाल में, जब चौबंसी लाल चीफ मिनिस्टर होते थे, ये 74 की बात है। तो आचार्य कृपलानी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर राममनोहर लोहिया, चौधरीलाल, बादल साहब, इन सबको अरेस्ट करा करनाल मोर्चे पे। बंसीलाल के वक्त ये फिर इन्हें जेलों में, महेंद्रगढ़ जेल में रहे। मतलब ये ऐसे वक्त भी तब इन्होंने आंदोलन भी करते रहे। उसके बाद जो चौधरीलाल 76 का बाई इलेक्शन आया, तो फिर यहाँ से बहुत वोटों से जीते गए। 77 में फिर इमरजेंसी लगी थी, फिर ये सारे नेता जेल में थे। हमारे घर से भी 3 जो साहब भी थे, ओम प्रकाश जी भी थे, मेरे से छोटा जगदीश, 3 आदमी मीसा में अंदर जेल में थे। तो मैं इन सबसे मिलने जाया करता था। एक फिर तो 77 के बाद तो फिर 74 में इमरजेंसी लगी, 74 में ही बाई इलेक्शन हुआ था, उसके थोड़े दिन बाद इमरजेंसी लगी थी। तो फिर तो देश का सीन ही बदल गया, फिर जनता पार्टी स्वीप कांग्रेस खत्म हो गई थी। 1977 की अगर जो साहब बात करें, देवीलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार बनी। 3 साल में भजनलाल की अगर हम बात करते हैं, आज उनको कहते हैं ना कि उनको उसके बाद से ही जो जिस तरह से उन्होंने रणनीतियां बनाई और पीएचडी कहलाने लगे। 1977 में वो देवीलाल जी की कैबिनेट में ही मंत्री थे। 1980 में ऐसा क्या समीकरण, क्योंकि आपने तो वो क्लोजली फॉलो किया, आपने देखा है कि वो क्या समीकरण रहे कि 1980 में उन्हीं की पार्टी के एमएलए तोड़कर खुद मुख्यमंत्री पद की 1980 में भजनलाल ने शपथ ली। जनता पार्टी बनी थी, जो चरण सिंह उसमें बड़े नेता थे, क्योंकि यूपी में जो चरण सिंह खुद वहां के थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे चुनाव से पहले, और इनके 100 से ज्यादा एमएलए थे। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार में होते थे, लालू से पहले वही नेता थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। जो देवीलाल यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। पंजाब में बादल साहब थे 77 में इमरजेंसी से पहले जी। और इधर आप ये समझें कि बीजू पटनायक जो चरण सिंह के साथ थे, और गुजरात में चिमनभाई पटेल चीफ मिनिस्टर जो चरण सिंह के साथ, इधर बादल साहब, इधर जो देवीलाल चीफ, ये सब तब नेता थे जी। तो जो चरण सिंह को 260 लोकसभा की सीटें उन्होंने बांटी थी 1977 में। जो देवीलाल जो चरण सिंह के खास आदमी थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बने, उनका आधार विद्यालय में था। तो जनता पार्टी की सरकार थी। भजनलाल जी आए थे जगजीवन राम की पार्टी से, सीएफटी थी वो इसमें मिल गई थी, बहुगुना, और ये उसमें मिल के आए थे। तो भजनलाल जी के पास थोड़े एमएलए, सब मेजोरिटी तो सब 90 में से 85 एमएलए जनता पार्टी जीत के आई थी। पर मोरारजी देसाई नहीं चाह रहे थे, जो चरण सिंह को हटाना चाह रहे थे। जो चरण सिंह की और उनकी, जो चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, फिर उन्हें दोबारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। पहले होम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया था, ये घटनाएं थी। तो इसके बाद जब मोरारजी ने पहले तो मुलायम सिंह, उसको राम नरेश यादव को हटाया यूपी में, फिर कर्पूरी ठाकुर को हटाया, चौधरीलाल को भी हटाने में खुंदक थी उनकी, कि जब जो चरण सिंह की रैली करी तो सबसे बड़ा मेन रोल चौधरीलाल का था डिसमिस होने के बाद। जो चरण सिंह की रैली हुई थी दिल्ली में वोट क्लब पे, जिसमें 7-8 लाख आदमी थे, बहुत बड़ी रैली थी। चौधरीलाल जब उस सभा में जाने लगे, उस मीटिंग की तैयारी करने के चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्हें कहा कि आप रैली में नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर जी प्रेसिडेंट होते थे, ये कहने कि भाई मैं किसान पहले हूँ, चीफ मिनिस्टर बाद में हूँ, मैं रैली में जाऊंगा। जो चरण सिंह के साथ बहुत नजदीकी संबंध थे।
तो बीजू पटनायक कहने लगा कि देवीलाल जी अगर आप रैली में जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो कहने लगा सुनो, मैं देवीलाल हूँ, अगर मेरी झोंपड़ी की आग लगा दी तो महल आपका भी जला दूंगा, मैं जाऊंगा रैली में। और जो देवीलाल ने रैली करी, बड़ी भारी रैली हुई थी, जबरदस्त आंतरिक वैसी रैली नहीं कभी भी दिल्ली में। उस रैली का इतना दबाव पड़ा कि जो चरण सिंह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लिया गया। तो 3 बार जो देवीलाल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ सीक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन पार्टी, उन्हें 3 बार करना पड़ा। मोरारजी प्राइम मिनिस्टर से तोड़ना चाह रहे थे घर की, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कुछ एमएलए नाराज थे, उन्हें भजनलाल जी साथ में लेके गाड़ियों में बिठा के, बसों में बिठा के शिवपुरी लेके चले गए थे। और कुछ थोड़े से ओम प्रकाश जी से भी एक कारण था, उनसे नाराज थे, उनका स्वभाव जरा सख्त था, तो एमएलए नाराज थे। तो कुछ वैसे भी नाराज होकर भजनलाल के साथ, वो मैनेजर तकड़े थे, तो सबको एयर कंडीशन बस में बिठा के शिवपुरी। 2 महीने बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, उसमें भजनलाल के साथ एमएलए ज्यादा चले गए। फिर भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद फिर भजनलाल जी सभी एमएलए को, इस मामले में तो प्लेयर तो है ही, नाम रिजिक्राम का चल रहा था। भजनलाल जी कहने के भी मुझे मेरे पैसे जितने रहेगा मेरा हिसाब है, 2 बसों का, ये पैसे कौन करके था, सारे रिजिक्राम इन पे थे नहीं। तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। फिर उन्होंने उसी हाउस में वो 89 के 79 सभी एमएलए को लेके वो कांग्रेस में भी चले गए। और एज पूरी पार्टी को जाके चीफ मिनिस्टर और पूरी ऐसी कैबिनेट के उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। तो हुआ था ये बात ठीक। 1982 की अगर बात करें, उसके बाद जब 1980 में हुआ, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने कॉन्फिडेंस मोशन को विन करने के बाद। 1982 में किसी को क्लियर मैंडेट नहीं रहा था, लेकिन सुनने में आता है, या ये बड़ी एक पुख्ता बात है, कि देवीलाल जी को गवर्नर की तरफ से आमंत्रण था, सरकार बनाने का न्योता पेश करने का आमंत्रण दे दिया गया था। और उन्होंने शायद एक दिन बाद, ये सोमवार को जिस दिन भी था, उन्होंने अपना सिर्फ चिट्ठी देके और शपथ लेनी थी। लेकिन ऐसा क्या खेल किया था उस समय भजनलाल जी ने कि जो गवर्नर, या कोई केंद्र का दबाव था, क्या ऐसे समीकरण हुए थे कि भजनलाल सीधा गवर्नर हाउस में जाके शपथ ले ली थी चिट्ठी देके? जो देवीलाल के उस वक्त 34 एमएलए थे जो लोकदल के थे, कांग्रेस के 36 एमएलए थे, 7 एमएलए बीजेपी के थे, और 6 एमएलए इनके बाबू जगजीवन राव की पार्टी थी, सुरेश राम के थे। 47 एमएलए गवर्नर हाउस जो देवीलाल ने पेश कर दिए थे। तपासे जीडी तपासे गवर्नर थे। उन्होंने चौ साहब को बुला दिया था कि आप सोमवार को शपथ ले। 47 एमएलए फिजिकली पूरे हो गए, पेश कर दिए। 90 का हाउस था, कांग्रेस के 36 एमएलए थे, तो गवर्नर सब तय था कि बनेंगे। और हम सारे उनको लेके इन्हें बद्दी एक जगह वहां जाके सभी को एमएलए को रख लिया था, मंडे शपथ हो गया। अब भजनलाल जी ने जाके इंदिरा जी से अपनी सब सेटिंग करी। इंदिरा जी का फोन आया उसको, गवर्नर को कि भजनलाल जी एमएलए प्रूव कर देंगे, इन्हें शपथ दिला दो। अब इंदिरा जी की तपासे की हिम्मत नहीं, संडे के दिन ही, कभी ऐसा नहीं होता, संडे के दिन ही उन्हें शपथ दिला दी। सब एमएलए चो साहब गवर्नर हाउस में, गवर्नर हाउस आके उसे कहने गए कि भाई तने शपथ कैसे दिला दी जब मेरे पास मेजोरिटी, आपने मुझे लेटर दिया है कि आप सोमवार को शपथ लेंगे। तो गवर्नर को पकड़ कर उन्होंने थोड़ा सा उठा भी लिया था। गवर्नर छोटे थे, ये बड़े कम लोग जानते हैं मुझे लगता है राजनीति में। कुछ लोग कहने के कि तुझे कितना और पैसा चाहिए, तू ऐसा काम क्यों करा? तो कहने के भाई मेरी मजबूरी है। गवर्नर भी, हम भी हाउस में थे, सब एडीसी वगैरह खड़े रहे, अब 40 एमएलए खड़े, किसी की वो हिम्मत नहीं। इसके बाद फिर वो ओथ हो गई। तो जब ओथ हो गई तो लक्ष्मण सिंह और 2-3 एमएलए, जिंदल, एक जींद से एमएलए थे, सीताराम का नाम था वो, फिर 2-3 एमएलए, कर्नल राम सिंह, ये फिर रातों रात टूट के भजनलाल जी के पास चले गए। तो सब इन सबको लेके फिर दिल्ली चले गए। फिर तेजाखेड़ा फार्म हाउस भी उन्होंने एमएलए को कई दिन रखा। वो हुआ पर एक बार जो टूटने के बाद एमएलए फिर, जब उनको ये लगा कि हवा उस तरफ जा रही है, फिर हाँ, इन्हीं सब एमएलए को लेकर भजनलाल कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे। फिर उमरा साहब ये भी इंतजार करते रहे कि ऐसे कैसे होगा। सब कांग्रेस में चल के, कांग्रेस में एज चीफ मिनिस्टर, एज कैबिनेट, एज इट इज इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया ना। 82 में चले गए थे,
ये पहले चले गए थे, अभी 80 में तो फिर कांग्रेस ही कांग्रेस ही, हाँ सही। अगर हम बात करें जो सब आज तक अगर हरियाणा के अंदर बात करें ना, कितने आंदोलन हुए, बड़े अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हुए, बड़े बड़े नेताओं ने किए, लेकिन आज भी अगर कहते हैं कि हरियाणा के हितों के लिए अगर सबसे बड़ी कोई लड़ाई लड़ी गई तो वो न्याय युद्ध था जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने 1986 में लड़ा। और कहते हैं कि उससे बड़ा आंदोलन ना तो कभी उससे पहले हुआ ना उसके बाद कभी हुआ जो स्वर्गीय चौधरी देवी। तो 1986 के न्याय युद्ध की जो, क्योंकि आप तो उसके साक्षी रहे हैं, उन पलों के साक्षी रहे हैं, तो 1986 का जो न्याय युद्ध लड़ा गया वो किन किन मुद्दों पर लड़ा गया, किस तरह रहा, कैसे उसकी रणनीति बनाई और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर वो लेकर गए। 86 में तो पंजाब हरियाणा हुआ अलग, तो एक फैसला हुआ था, चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था। जो सेंसस ली गई उसमें कमीशन अपॉइंट हुआ था, कमीशन अपॉइंट हुआ तो उसमें चंडीगढ़ को हरियाणा को रिकमेंड कर दिया था, ये फैसले में आ गया था। चंडीगढ़ के साथ खड़ तहसील वगैरह ये भी हरियाणा को दे दी गई थी। और उसके बाद संत फतेह सिंह, क्योंकि अकाली दल का मूवमेंट बहुत मजबूत था, उन्होंने कहा कि वो अपने आप को सेल्फ इमोलेशन कर लेंगे ये वो करके, तो इंदिरा गांधी इस बात से डर गई और उन्होंने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया और हरियाणा को कहने के कि हम आपको अबोर फाजिल का ये दे देंगे, वहाँ अगर लिंक बना बीच में तो हम आपको अबोर हरियाणा, इसके लिए एक अलग कमीशन बना दिया और चंडीगढ़ हरियाणा से वापस लेके उसमें रख लिया। उसके बाद वो कमीशन में भी फिर वो कंदूखेड़े गांव था, उसमें भी मैनेज हुआ सरकार। ये तब होते थे आपके जो चीफ मिनिस्टर है ना अभी पटियाला से जो थे अभी अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे। इन्होंने सब मैनेज करके कंदूखेड़ा वाला सेंसिस भी ऐसा बना दिया कि पंजाब में लिंक नहीं बनता, गांव तो सारे लोकल थे, हिंदी स्पीकिंग थे, तो अबोर फाइल का भी तो पंजाब में रह गया। तो इस करके उस फैसले का जो हुआ उसमें SYL का पानी जो हमें देना था वो जो हरियाणा को देना था वो भी इन्होंने रोक दिया। तो चो साहब ने एक आंदोलन करा, अभी हरियाणा के साथ नाइंसाफ हुई है, मैं इसके खिलाफ आंदोलन करता हूँ। और तब पूरा हरियाणा आप है ना, जब वो कहते हैं कि बंद कर दो तो बंद, जब कहते हैं कि लाइटें बंद कर दो तो लाइटें, मैंने ऐसा मूवमेंट नहीं देखा। और सड़क पे जहां से जो देवलाल निकलते थे भीड़ निकल के सड़कों पे आ जाती, औरतें ये, तब आप ये समझो कि रास्ते बंद कर दो ऐसी कब जब कॉल देते थे हफ्ते में 10 दिन में, मतलब तब कई बार ऐसा हुआ तो लोग पेड़ काट काट के सड़कों पे डाल देते थे। पुलिस की फायरिंग भी हुई थी, 3 आदमी मरे थे। तो ये मैं भी पनी वाला मोटा था तो वहां भी एक की डेथ हुई थी जब मुझे गिरफ्तार किया गया। मैं भी 87 में ही है, मेरा आंदोलन से बन गए थे। तब जो देवलाल के 90 में से 85 में आए थे, तब जो देवलाल और डॉक्टर मंगल सेन इकट्ठे दोनों इकट्ठे मिलके ये न्याय युद्ध लड़े थे और उसके दोनों ये सबसे बड़े, तो मतलब जो देवलाल और बीजेपी हमेशा इकट्ठे होकर साथ चल के लड़े थे। 1987 में जैसे जो साहब ने बात की कि उसके बाद एक ऐसी लहर बनी देवीलाल जी की कि 90 में से 85 सीटें आई, मुख्यमंत्री देवीलाल जी फिर से मुख्यमंत्री बने। 2 साल के बाद फिर ऐसा हुआ कि केंद्र की तरफ उनको केंद्रीय राजनीति में जाना पड़ा और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी वो गए। वो जो समय था उसमें मेरे 2 सवाल हैं। एक कि भाई लगातार हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कभी भी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1977 में बने तो 1980 में जवाहरलाल जी बन गए, फिर 1987 में बने तो 2 साल बाद उप प्रधानमंत्री बने, केंद्र की राजनीति में चले गए और परिवार से यहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री के लिए आगे कर दिया। तो मेरे 2 सवाल है कि एक कि कभी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उनका कारण कहते हैं कि एक भाग्य की बात है कि भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, दूसरा केंद्रीय राजनीति, और दूसरा उस समय चर्चा ये भी थी कि हरियाणा की राजनीति में आज भी लोग कहते हैं कि देवीलाल जी की पहली पसंद चौधरी रणजीत सिंह जी थे, वो चौधरी रणजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन पारिवारिक तौर पर ऐसी क्या स्थिति बनी या कार्यकर्ताओं का या पार्टी लेवल पे क्या था कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे करके वो खुद केंद्र की राजनीति में चले गए? देखो समय था बीत गया, तो उस बात का लोगों को जानकारी के लिए लोग आज भी उत्सुक है। आपसे ठीक कहूँगा, आपकी बात समझ गया। 87 में MLAs मेरे साथ थे, ओम प्रकाश जी के साथ 12-14 थे, मेरे साथ अकेले के साथ 50 से ज्यादा MLA थे। राशि दास गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, कृपाराम पूनिया, प्रोफेसर परमानंद, रघुवीर सिंह कादियान, रण सिंह मान, रण सिंह ढांडा जो कमलेश ढांडा कहते हैं, ये सब मेरे साथ होते थे और मैं भी मिनिस्टर था।
जो साहब का मन था कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उसका मैं किस्सा सुना रहा हूँ। जी। जब कैबिनेट बन गई तो एक दिन मुझे फोन आया कि अगली रिसफलिंग में तुम्हें मिनिस्टर बना रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो मैं यहाँ था। मैं कहने लगा जी मुझे ये नहीं हजम हो रहा, लोग क्या कहेंगे कि आप चीफ मिनिस्टर में, आपकी सरकार में अच्छा नहीं लगेगा। मैं वैसे ही सब कुछ, आप मुख्यमंत्री हैं तो इससे बड़ी कोई जगह ही नहीं है। कहने लगे नहीं। फिर मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुझे कल चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, तो तू मिनिस्टर नहीं होगा तो तुझे कैसे बनने देंगे, और बहुत सीरियस बैठे। प्रोटोकॉल भी तो उनका मन था, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और मेजॉरिटी एमएलए भी, लोग भी यही चाह रहे थे कि रणजीत सिंह सबसे बड़े मुख्यमंत्री बनाया जाए। एमएलए का समर्थन भी आपके पास था मैक्सिमम। सब में चर्चित था कि रणजीत सिंह ही बनेगा जी। पर वो जब, क्योंकि उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, वो तो इलेक्ट हो गए थे। जब एक बड़े कारण तो ये था कि 5 साल इस करके नहीं हुआ कि ऊंची जगह जा रहे थे, तो केंद्र की राजनीति में उस लेवल पे उससे बड़ा पद नहीं होता जी। पर उसके बाद परिवार का फैसला हुआ कि ओम प्रकाश जी 10 साल बड़े हैं, मेरे से उम्र में ज्यादा बड़े थे, तो कहने के नहीं, ओम प्रकाश भाई तो कभी फिर बन लेगा। तो एक घर का फैसला था, मैंने भी सबका मान लिया। और वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ओम प्रकाश जी चला नहीं सके। वो जो आप कह रहे हैं कि पूरी टर्म, वो भी ऐसे बने कि मेरे ख्याल में एक साल में 5 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार बने। वो बनते हैं फिर बगावत, फिर बनते हैं फिर बगावत, कभी बनारसी दास, कभी हुकम सिंह। बनारसी दास बने 4 महीने चले, ओम प्रकाश जी बने 1 हफ्ता चले, फिर हुकम सिंह बने 3.5 महीने चले, फिर ओम प्रकाश जी बने 2 ही दिन। स्पीकर ने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करो, इस्तीफा दे दिया। तो अब उनके कड़े व्यवहार से, सख्त रवैये से आज वो नहीं है बीच में। मैं बहुत मेरे आदरणीय रहे हैं, बड़े भाई हैं, पर उनका थोड़ा सा तल्खी स्वभाव से सरकारें, तब वोट ऑफ ये आपका ये नहीं था, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, तो इस करके एमएलए भाग जाते थे। भाग नहीं सकते, मजबूरी। आज भी होता तो मुझे लगता है आज भी बहुत कुछ होता। हाँ नहीं, शायद अगली सरकार में भी बंसीलाल को भी दिक्कत आई। दिक्कत आई 99 में उनकी भी सरकार टूट गई थी। एंटी डिफेक्शन बिल आ गया, इससे बहुत लोग बचे हुए, चली जाती सरकारें। अभी भी यही काम चलता है देश में, कुछ भी हो अभी भी यही चलता है। बिल्कुल। एक जो सब और बड़ी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को लेकर आती है कि भाई पहले उनका नाम जो था प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुआ था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि नहीं, मैं वो प्रधानमंत्री बनूंगा। और ये बात अक्सर आती है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल रहा हो तो उन्होंने अपनी स्वीकारता से, अपनी मर्जी से वो प्रधानमंत्री चुना और उन्होंने आगे नाम किया, चंद्रशेखर जी और उनका। ये इसके पीछे की सच्चाई कितनी है? देखिए, आंदोलन सारा चौसाब का था जी। जब ये यहाँ दिल्ली में सरकार बन गई, मैं 87 की बता रहा हूँ, तो पहले कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी बहुत वो थे, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे जी। वो क्लीन, उन्हें क्लीन मैन कहा करता, बड़ी क्लीन इमेज थी उनकी, क्लीन मैन ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद बने थे, 80 में बने थे। तो यहाँ जो 82 का चुनाव हुआ, उसमें उन्हें 401 सीटें आई थी, जो आज तक कभी भी किसी भी यहाँ से, न मोदी जी को है, कभी कांग्रेस में, नेहरू को भी नहीं आई थी। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो सब लोकसभा लड़े थे तो 3 सीट पे लड़े। 3 से जी। एक ये भी अपने आप में कि इतने बड़े दिग्गज नेता 3 सीट से लोकसभा लड़े थे। तो जब उन्होंने मैं पहले तो उससे पहले दिल्ली में हूँ, जब उन्होंने रैली करी चुनाव जीतने के बाद, विजय रैली जी, बोट क्लब पे थी, उसमें 5 लाख से भी ज्यादा आदमी थे, बहुत बड़ी रैली थी, पूरा इंडिया गेट तक, क्लास तक भरा हुआ था। तो उस रैली का ये जाता था कि नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिक्स का मूड रिफ्लेक्ट करती है हरियाणा की पॉलिटिक्स, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ भीड़ सारी हरियाणा की। बिल्कुल। 3 दिन में अगले में एनटी रामाराव, करुणानिधि हेगड़े के जो देवीलाल जी को फोन आते हैं कि जो सब हम भी कांग्रेस के विरोध में, हमें ऐसी सभाओं में हमें क्यों नहीं बुलाते। तो जो देवीलाल अपने आप ही, हरियाणा 10 स्टेट है, 10 सीट है टोटल, और उसके बाद जो देवीलाल पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सबसे बड़े नेता बन गए। वीपी सिंह को चुनाव जीता के लाई जी, जो देवीलाल खुद पैसा गए वहां जाके चुनाव में गए। तो जो देवीलाल का बहुत बड़ा कद हो गया। तो बलराम जाखड़ से थोड़ी सी इनकी किसी बात पे आपस में तनातनी थी
कहने के बलराम ऐसे बहनोई लगते हैं, हमारे चौटाला में मैरिड है, इनकी फर्स्ट कजन जी। सिस्टर बलराम जी को गई, हमारी बुआ जी है वो। जी। कहने के कहीं भी चुनाव लड़ जाना, मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ, लोकसभा में नहीं आने दूंगा। तो बलराम जी ने फिरोजपुर जाके नॉमिनेशन फाइल करना था, चौधरी ने फिरोजपुर कर दिया। वो सीकर से सिटिंग एमएलए थे, एमपी थे, तो सीकर वो स्पीकर होते थे, सीकर कर दिया। तो रोहतक अपना स्टेट सीट करना था, तो 3 जगह से लोकसभा लड़े, बलराम जी सीकर लड़े, सीकर से लड़े थे। चौधरी रोहतक से 2 लाख से जीते, बाद सीकर से 1 लाख वोटों से जीते। और फिरोजपुर मुंद्रा में सिमरनजीत सिंह मान का एक मूवमेंट चल रहा था, तो 13 की 13 सीटें ही अकाली दल सब खत्म, सिमरनजीत सिंह मान की अकाली दल की आई थी, जो सब चुनाव हार गए थे, 2 लोकसभा जी। 2 लोकसभा जी। तो मैं आपको एक कैबिनेट का किस्सा सुनाता हूँ जी। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, देवीलाल और सब पूरी कैबिनेट बैठी थी। एक सब्जेक्ट आया कि रूरल एरिया में रूरल सीलिंग आई, बड़े बड़े जमींदार हैं, यूपी में बहुत बड़े जमींदार हैं, हरियाणा पंजाब में भी है, तो सीलिंग करें 18 एकड़ की। तो जो सब कहने के नहीं, मैं इसके हक में नहीं, मैं विरोध करता हूँ कि पहले अर्बन करो, मैं सबसे बड़ा जमींदार हूँ, बादल सबसे बड़े जमींदार है, और बोले हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमें लोगों से पैसा नहीं, हम अपनी खेती से चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। तो बोले जब ये हालत है हमारे बड़े जमींदारों की, तो छोटे जमींदार को तुम तबाह करे हो, इसका क्या मतलब है? सारी इकोनॉमी खत्म करे, तुम लगाओ तो पहले बिरला टाटा जिनको करो, तब अंबानी अडानी के नाम नहीं, तो बोले बिरला टाटा इनका नाम करो तुम। तो इस पे वीपी सिंह थोड़े चुप हो गए। आई के गुजरात मुफ्ती मोहम्मद सैयद, वो होम मिनिस्टर थे, वो शायद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, वो दोनों बीच में आके कह लेंगे नहीं देवीलाल जी, पीएम साहब कह रहे हैं वो ठीक है, उसने निर्णय को करना चाहिए, हम सबको कैबिनेट को साथ देना चाहिए। तो जो साहब बड़े साफ मन के थे, कई बार मर्यादाओं को भी तोड़ देते थे, कहने के तुम दोनों क्या हो, तुम दोनों पैराट्रूपर हो, और तू कश्मीर का लड़के मुजफ्फरनगर से आया है, तेरी स्टेट में तू एमपी नहीं बन सकता। आई के गुजरात को कहने के तू पता नहीं पाकिस्तान में पैदा हुआ था कि यहाँ हुआ था, तेरी को तू पंजाब है कि हरियाणा है कि तू बन के कहीं से आता है, तेरे जगह ही नहीं। मैं देवीलाल हूँ, मैं 3 जगह लड़ा, मैं सीकर से एमपी बन के आया, मैं रोहतक से बन के आया हूँ, कोई 2-2 स्टेटों में एमपी बन के दिखाए, बोले हम जमीन के आदमी, तुम तो छात्र सैनिक हो, धोखाजिया स्वभाव आदत है। तो मेरा कहने का मतलब कि मुलायम सिंह, लालू सब चौधरी के साथ थे, सारा यूपी बिहार चौधरी की बड़ी एमपी की संख्या थी, तो सब लोगों ने उन्हें चौधरी को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करा। पर वो कहने लगे, देखिए पुराने आदमियों की जबान थी, वो कहने लगे मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के हर जगह कहा है कि मैं वीपी सिंह को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, वीपी सिंह देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। देवीलाल की जबान की कोई कीमत होती है, मैं इस बुढ़ापे में मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं नहीं बनूं, तुमने मुझे बना दिया, सबका धन्यवाद, मैं मेरा ताज वीपी सिंह के सिर पर। और करते उस पर चंद्रशेखर वॉकआउट भी करके थे, नाराज हो गए, पर जो साहब ने फिर वीपी सिंह को ही अपने आप बना दिया था। सत्य की बात तो ये थी। एक उस समय पर जो सब एक और बड़ा किस्सा, जैसे अभी आपने बात की कि हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार में सब जगह पर सारे लीडर्स को आगे लाने वाले, प्रोजेक्ट करने में और उनको मजबूती देने वाले में चौधरी देवीलाल जी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। लालू प्रसाद यादव को भी बिहार के अंदर बढ़ाने वाले, मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने वाले, उसी तरह शरद यादव थे, शरद यादव को भी कपड़ा मंत्री बनाने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्री चौधरी देवीलाल जी की थी। तो एक किस्सा बड़ा सुनने में आता है कि एक लोकसभा के अंदर एक अधिवेशन या भाषण में भी देवीलाल जी ने कुछ ऐसा कहा था, और जब शरद यादव ने कुछ अगेंस्ट बोलना शुरू किया था स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात भी की थी कि इस आदमी के पास कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, इसको मैंने कपड़ा मंत्री बनाया। उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, ये तो हाउस में ऑन रिकॉर्ड है जी। देखिए, वो जब ये घटना हुई तो चौधरी को सरकार से बाहर आ गए थे, चौधरी को डिसमिस कर दिया गया था वीपी सिंह, और उस वक्त शरद यादव उनकी कैबिनेट में थे। शरद यादव, लालू, मुलायम सिंह चौधरी के आदमी थे। जब ये मामला हुआ हरियाणा का, ओम प्रकाश जी की बात पे देवीलाल रोज वो ओम प्रकाश जी बने, फिर बनारसी दास बने, हुकम सिंह, इस बात से वीपी सिंह देवीलाल में तनाजा हो गया था। वीपी सिंह कहने का भी देवीलाल के साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा, ये बिना चौटाला साहब को कोई बात नहीं करते, तो दोनों में बहुत तनातनी होगी। तो वीपी सिंह ने मुलायम सिंह और लालू को मैनेज करा दोनों को,
कि भाई तुम आ जाओ, उन्होंने कहा हमारा मंडल कमीशन लागू कर दो, यादव रिजर्वेशन में आ जाएंगे, मंडल कमीशन लागू कर दो, हम देवीलाल को छोड़ के आपके साथ आ जाएंगे। तो इस पे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जो साहब को नाराजगी तो थी कि ये हुआ है। तो जब हाउस में कोई बात पे बोल रहे थे तो शरद यादव मिनिस्टर थे, कहने के स्पीकर महोदय, ये जो शरद यादव है ना, इस पे कपड़े नहीं होते थे, इसके कपड़े पहनने को नहीं होते थे, इसके पैसे मैं देता, इसको मैंने कपड़ा मंत्री बना दिया। ये हाउस में कहा, ये बात ठीक है, बाद में लोकसभा में ये रिमार्क्स एक्सपोज हो जाते हैं। अभी हाउस में कही शरद यादव देखो चौधरी साहब के साथ, मैंने ये टाइम देखा है लालू को, मुलायम को, कि वो चौधरी साहब और बीजू पटनायक से पैसे लेके टिकटें लेते थे हवाई जहाज की। हालत थी, साधारण परिवार से थे बेचारे, पिछड़े हुए थे वो पिछड़े, अति पिछड़े हुए थे। एक जो सब इसके बाद जब देवीलाल जी प्रधानमंत्री रहे, एक ऐसा समय भी आया उसके जस्ट तुरंत बाद, कहा तो 1987 के अंदर जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो 90 में से 85 सीटें आई, पूरी मैंडेट के साथ सरकार बनी, देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। 1991 के अंदर उप प्रधानमंत्री बनने के बाद, दो प्रदेशों से सांसद बनने के बाद, एक ऐसा समय आया कि 1991 के अंदर गिराए जैसी एक विधानसभा चुनाव होते हैं, और छतरपाल जी से विधानसभा का चुनाव आ गए थे देवीलाल जी। वो इतनी जल्दी ये ग्राफ जो डाउन आया कि 1991 में एक विधानसभा चुनाव के अंदर आ गए थे, वो क्या परिवर्तन हुआ था ऐसा? देखिए 89 में जो देवीलाल जब दंड के गए, दो लोकसभा जीत के गए जी, और सबसे बड़े देश के नेता थे, उन्होंने वीपी सिंह को बना दिया, वो एक अलग बात जी। सबसे बड़े इलेक्टेड जो देवीलाल हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, सारा जो देवीलाल के नाम का वोट पड़ा था। अब उस वक्त जब चौधरी साहब का ये हुआ, तो रोहतक से जब जीते तो एक महम सीट थी, जहां से पहले एमएलए बने 2 बार, बाई इलेक्शन भी वहीं से जीते, फिर चीफ मिनिस्टर भी वहीं से बने, फिर प्रधानमंत्री बन गए, वो अलग बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो महम से तब उनकी लीड थी 27,000, और रोहतक सभी हल्कों से जीत के गए थे, रोहतक से भी जीते थे। और जब 2 साल के बाद, 89 के बाद 91 में जब बाई इलेक्शन होता है, तो महम की घटना हो जाती है। आज मैं आपसे बता रहा हूँ, किलोई हुड्डा का हल्का था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। किलोई में हुड्डा साहब आ रहे, बहादुरगढ़ में हुड्डा साहब ना, इसमें बादली में आ रहे, जो देवीलाल किलोई में जीते, बादली में जीते, बेरी में जीते, आपका उसके बाद हसनगढ़ एक हल्का था, अब वो नहीं है, हसनगढ़ से जीते, और सालाबाद से जीते, कलानौर से भी जीते, रोहतक से 40,000 से हारे। जिस उससे महम से जो देवीलाल 27,000 से जीते, उसमें 19,500 वोटों से हार गए थे, केवल उस महम की एक घटना से। जो देवीलाल केवल 350 वोटों से चुनाव आ रहे थे। वो महम की घटना का इतना उसका, हालांकि रूरल एरिया में सारी जगह फिर भी जीते, और महम के अंदर ये रहा। इसी बात से जो देवीलाल ट्रैफिक आंदोलन सा हो गया था, ओम प्रकाश की महम कांड से इतना बड़ा हंगामा हुआ हरियाणा में, जो देवीलाल गिराए जैसी चीज से छतरपाल से भी चुनाव हार गए, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से छतरपाल जो देवीलाल बहुत बड़े नेता, पर महम कांड का इतना बड़ा फॉलोआउट हुआ, लोगों में इतनी बड़ी नाराजगी थी कि उस वक्त महम कांड जब हुआ, अरुण नेहरू, अजीत सिंह, आरिफ मोहम्मद, 3 भारत सरकार के मिनिस्टर रिजाइन करके देवीलाल को, ओम प्रकाश को इस्तीफा दे दिया, फिर ओम प्रकाश जी का इस्तीफा हुआ। तो सब अगर हम बात करें, मतलब हमने राजनीतिक तौर पे तो बात की, उनके पॉलिटिक जो देवीलाल जो मेधावी कीर्ति जैसे को जिता दें, जिसको चाहे हरियाणा में जिसको चाहे उस हाथ लगाए वही एमएलए बने, ये वक्त 87 सीटें जीत के आए। बिल्कुल। मैं जो सब कुछ ऐसी चीजों पे करना चाहूंगा जो उस समय चौधरी देवीलाल जी ने जो फैसले लिए, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो मुझे लगता है कि आज भी बड़ी पार्टियां उसको लगातार फॉलो कर रही हैं, उसको आगे बढ़ा रही हैं। उन फैसलों को अगर बात करें, तो अगर सबसे पहले फैसले की बात करें, क्योंकि वो आपके सामने, आप उस समय देवीलाल जी के साथ रहे उस समय पे, सबसे पहला जिसको एक क्रांतिकारी फैसला कहेंगे, वो था बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन, जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का खुद का इम्प्लीमेंट किया हुआ, मुझे लगता है किसी भी सरकार के द्वारा पहला फैसला था। उसके पीछे की जो बैकग्राउंड था वो बुढ़ापा पेंशन का, क्योंकि आप, मुझे याद है कि शायद आप देवीलाल जी के साथ कहीं विदेश गए थे जी, मैं उसके बारे में चाहूंगा कि वो पूरा क्या, अमेरिका गए हुए थे जी, उसमें BS ओझा जो साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी साथ थे। जो साहब का एक इंडियानापोलिस में मेथोडिस्ट हॉस्पिटल है, उसमें ऑपरेशन होना था, स्टोन का था। तब ये जो
लेजर जो टेक्निक थी अब हमारे तब नहीं होगी। अमेरिका में थी जी। तो जो सब चीफ थे कराने गए थे, मैं भी उनके साथ गया हुआ था, ओझा साहब थे वहाँ। एनआरआई जो है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं या जो भी किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जाता है, इवन चाहे मनोहर लाल जी गए, कल नायब सिंह चले जाए या बैजनाथ जी, बंसीलाल जी जाते थे, उड़ा साहब जाते थे, सबको बुलाते हैं। उसमें हरियाणा के लोग थे, यूपी के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, मोस्टली इन 4 स्टेट के थे। तो एक कम्युनिटी हॉल में सब जो एनआरआई जो है वो बुला लेते हैं, तो 500-400 लोग थे, खाना था रात का, शिकागो की बात है। तो वहाँ एक सरदार साहब थे चंडीगढ़ से, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, 2-2 मिनट सब बोलते हैं। वो कहने लगा, जो साहब मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहूँगा। और जो साहब कहने लगे, हाँ कहिए बिल्कुल। वो कहने लगे, मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ और यहाँ मैं मेरे नाती हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। उनके दो की बेटी वहाँ मैरिड थी। मैं 2 महीने से अमेरिका में हूँ, सब जगह घुमा हूँ, बहुत बढ़िया कंट्री है, बड़ी फास्ट लाइफ है। अमेरिका दौड़ता है, इन्हें टाइम ही नहीं है। हमारे ताश खेलते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है। इनके लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट। 1 मिनट लेट है तो कोई टाइम नहीं, ये अपने मतलब से मतलब है। और बोले बड़ा इनका रिच फूड है, खाना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना है, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर्जरी, मेडिसिन, हर चीज बढ़िया, ट्रैफिक सेंस बड़ी बढ़िया। मतलब इन लोगों में बहुत आगे, हम इनसे 100 साल आगे हमसे। तो कहने का मैं यहाँ के एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक दिन बच्चों के साथ डिज्नीलैंड देखने चला गया। तो डिज्नीलैंड में जब हम देखने गए, टिकट लेने लगे, तो मेरे दामाद की, मेरी बेटी की, बच्चों की, सबके $5-5। $5 का मतलब 400 रुपया आज के दिन। तो जब कहते हैं मेरे टिकट का नंबर है तो $1, तो मैंने उन्हें एक क्वेश्चन करा कि व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर, I'm not American, not NRI. Why you are, I'm an Indian, why you are charging $1? तो वो कहने के कि you are the senior citizen of the state, कि आप 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं। तो बोले हमारे अमेरिका में कानून है कि जब 60 साल के ऊपर हो जाए तो उसका थोड़ा जीवन होता है, वो उसमें रिस्की जोन में होता है, तो उसको जीवन की सब जो चीजें सहूलियतें करने दो, प्रोवाइड जाने का वक्त सब इसे मजे करने दो। तो बोले ये करके कानून बना हुआ है। तो कहने के ठीक। जब हम वापस चले अमेरिका से सर्जरी होने के बाद, तो ओझा साहब को उन्होंने कहा कि ओझा साहब ये बताओ, हवाई जहाज में थे, कहते हम डिज्नीलैंड तो नहीं बढ़ा सकते ना अमेरिका जितना हमारे पास पैसा है, पर ये बताओ अगर हमें एक बूढ़े आदमी को जो 60 साल से ऊपर है उसको 100 रुपया पेंशन दे तो सरकार के चेक पे कितना बोझ है? इफेक्ट आएगा? उस वक्त कोई 12-14 लाख रुपए आता था। कहते हैं जी इतना आएगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर दिया कि 60 साल के ऊपर आदमी का 100 रुपया पेंशन। वो इतना पॉपुलर हुआ कि आज आप देखें आसाम, त्रिपुरा, सब जगह, केरला तक, पूरे देश में हर स्टेट में कोई कम देता है कोई ज्यादा। हाँ, वो ठीक है, उनके फंड्स और रेवेन्यूज पर ये एक ऐसा चला के पूरे देश में सब। और ये आज भी मुझे लगता है कि जिस भी स्टेट में, चाहे हरियाणा में भी लगातार उसमें रिफॉर्म होता है, जो अमाउंट है अमाउंट बढ़ाया जाता है टाइम के साथ। इसके साथ उन्होंने जो कर्जा माफी वाला, कर्जा माफी, ये भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। वो कर्जा माफी पे हालांकि वो हुआ तो लोकल जो आपके कोऑपरेटिव बैंक से इन्हीं का, तो कहने लगे वो कर्जा माफ। चुनाव में पहले नारा देते कि जिस दिन देवीलाल आ गया मैं कर दूंगा कर्जा माफ। जो बंसीलाल कहते थे कि भाई कैसे कर सकते हैं, मैं वकील हूँ, कोई कानून नहीं है, मैं कर देता अगर होता तो देवीलाल कैसे कर देगा। तो लोग कहते हैं बंसीलाल ये कहते हैं कुछ नहीं। बंसीलाल क्या कहता है, जब मैं बनूंगा तो पहली कैबिनेट में कहूंगा लिख के लाओ, नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल। बोले कर्जे माफ हो जाएंगे, और कर्जे माफ हो गए। ये एक बार मुझे याद है, अभी मैं एक दिन हमारे कंवरपाल के मेरे साथ मिनिस्टर थे इसी पिछली सरकार, पिछली टर्म में जी, पहले स्पीकर भी रहे जी जी जी। उन्होंने सीएम के सामने, नायब सिंह सैनी के सामने, यमुनानगर सभा में कह रहे, कहता है जी मैंने देखा है एक जो देवीलाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ करा। बाकी हम नारे देते थे कर्जा कोई नहीं, कर्जे माफ। देखिए तब से स्वामीनाथन पे देवीलाल का नाम जब भी आता है किसानों का तो नाम चलता है। बिल्कुल। एक जो साहब देवीलाल जी को लेकर एक बहुत बड़ी बात प्रचलित है हरियाणा की राजनीति में कि भाई किसानों का मसीहा उनको ऐसे नहीं कहा जाता। बड़ी छोटी छोटी बातें होती है जो एक आदमी को जननायक बनाती है। शायद इसीलिए आज स्वर्गीय देवीलाल जी दुनिया में नहीं है, लेकिन हरियाणा के और लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है।
कहते हैं कि उनको उस समय भी रैलियों में लोगों में स्वागत समारोह होते थे, लोग जाते थे गांव में, बड़ी बड़ी जनसभाएं करते थे, लोग प्यार स्नेह पूर्वक फूल मालाएं पहनाते हैं, नोटों की मालाएं पहनाते थे। तो स्वर्गीय देवीलाल जी का एक वो था कि भी वो अपनी गाड़ी में रख लेते थे नोटों की माला, ऐसा नहीं कि वो कहीं इस्तेमाल कर लिया। तो वो जहां कहीं देखते थे कहीं किसान खेती कर रहा है तो उसको जाकर, या किसी गरीब आदमी को चाय की दुकान पे रुके, किसी रेडी वाले को दे दिया। तो ये जो बात है, क्योंकि आपने तो वस्तुतः देखी होगी ये चीज, तो इस बारे में कितनी सच्चाई, क्या इस तरह के, क्या किस तरह के उनके मनोभाव रहते थे? देखिए था ऐसे, मुझे याद है जब चुनाव में जब आते थे वो बाहर से, मालाएं होती थी तो मलाई गाड़ी में होती थी। तो एक रामपाल होता था, वो उनके भजन गाया करता था जी। एक बालोटिया हुआ करता था जी। एक दिन कह लगे उन दोनों भजनियों को बोला, बहुत अच्छी सभाएं करके आए थे, तो कहने का इसमें निकालो, उसमें से मालाएं निकाल के उसको कहने का तुम अपना कंबल बिछाओ, कंबल बिछाओ, पैसों में डाल दिया। कहता है भाई तुम मेरे बड़े अच्छे गीत गा रहे हो, लोगों का बड़ा मनोरंजन करते हो, बोले पैसा ले जाओ, लोगों का दिया तुम ही ले जाओ, यूं दे देते। कहीं बच्चे खेल रहे हैं उनके पास जाते गाड़ी रोक लेके, तुम्हें पैसा चाहिए, बोले एक माला निकाल के इनको देते। कहीं गांव में बैठे हैं तो उन्हें कहने का तो लोग अपना हुक्का बूटे ले आओ, उसके लिए पैसे उन्हें निकाल के दे दिए। कहीं ओले गिर गए थे तो वहां निकाल के मालाएं दे। उनकी चौपाल पे शायद मेरे ख्याल से हुक्कों का भी शायद, उनका बस लोगों से इसी करके उनका ये सबसे ज्यादा पब्लिक से उनकी बहुत नजदीकी बनने का कारण ये था। ही वाज मैन ऑफ द पीपल, ही वाज द पीपल्स मैन। एक जो सब एक कैरो साहब के साथ स्वर्गीय देवीलाल जी का किस्सा बड़ा फेमस हुआ था, मैं चाहूंगा कि आप बताएं क्योंकि आप उसको बड़ी बारीकी से जानते हैं। खरगोश वाला कोई किस्सा था स्वर्गीय कैरो साहब के साथ, देवीलाल जी गाड़ी में जा रहे थे और कोई खरगोश का किस्सा था जो उनके बीच में बात हुई, मैं चाहूंगा वो आप जरूर किस्सा बताया करते थे। चौधरी साहब, कैरो साहब चीफ मिनिस्टर थे और देवीलाल प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस थे। आज भी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर तकरीबन कहीं फंक्शन जाते इकट्ठे जाते, बिल्कुल। तो दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे थे। तो रास्ते में आप और मेरे जीवन में भी मैंने देखा है, खरगोश रात को आ जाता है। हाँ। तो आगे आगे दौड़ता है। अच्छा, वो होता क्या है कि खरगोश के दोनों तरफ जो लाइटें है ना, उसको लाइट से बाहर दोनों तरफ दिखता है कि दीवार है, इधर दीवार है, इधर भी दीवार है, तो वो फिर दोनों तरफ ही नहीं क्रॉस करता, दौड़ता है। तो जो देवीलाल से कैरो साहब कई दूर चलने के बाद गाड़ी के नीचे आ गया। तो कैरो कहने लगे कि बताओ चौधरी साहब, ये देवीलाल जी कह रहा हूँ, ये अपना खरगोश कैसे मारा गया? हाँ, गाड़ी के नीचे कैसे आ गया? हाँ, तो चौधरी साहब कह रहे गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो स्वाभाविक थे कितनी थी, जब गैप निकल गया और वो मर गया। कहता नहीं, ऐसा नहीं था, बोले ये इनडिसाइसिव थी, डिसीजन की वजह से, जो डिसीजन ये डिसीजन नहीं ले सके, अभी खब्बे जावा के सजे जावा, तो इन्हें बहुत मौके मिले जो इधर निकलता इधर जा सकता सी, तो कहते ये फैसला नहीं ले सके, ये करके थले आ गए। कहते कई नेता भी हैं हमारे तो एक मजाक की बात है, लेकिन ये किस्सा बड़ा मशहूर है हरियाणा की राजनीति में। अक्सर तो कई बार पॉलिटिशियन को कहते हैं बड़ा इंडिसाइसिव है, ये मरेगा, ये खरगोश ये खरगोश की तरह गाड़ी के नीचे आएगा। ठीक बात है, ये क्योंकि ये बड़ा फेमस हरियाणा की राजनीति में एक किस्सा है। एक और जो साहब देवीलाल जी ने, स्वर्गीय देवीलाल ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार बंद, बिजली पानी का प्रबंध। नारा बड़ा मशहूर हुआ था हरियाणा की राजनीति में उसमें। हालांकि कमोबेश आज भी बहुत सी स्थितियों में ये देखा जाए तो सेट बैठता है, लेकिन उस समय ये नारा बड़ा मशहूर हुआ था देवीलाल जी का। देखिए, लोगों को बहुत पसंद था, आम हर आदमी करप्शन से दुखी था, करप्शन बहुत ज्यादा है, आज भी है। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश करती है, पर फिर भी हर जगह, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरी लाइफ तो ये है, जो आम बेचारे लोग हैं उन्हें जी। और जब तक आपकी हमारी आइडेंटिटी का पता नहीं हो तब भी वो लेने को करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि लोगों को एक रिलीफ मिले कि भी मेरी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार बंद कर दूंगा, पानी का प्रबंध करूंगा। तो एक चर्चा है हरियाणा में, आज भी पूछो कि चौधरी देवीलाल के वक्त बिजली बहुत थी, नहरों में पानी बहुत था, ये आम लोगों में ये आम लोगों, बिल्कुल। और उन्होंने अपने टाइम भ्रष्टाचार पे भी बहुत अंकुश लगाया। सर, अगर आज के कुछ सवाल, 2-3 सवाल मैं ऐसे लेना चाहूंगा जो आज की करंट की राजनीति में आपसे व्यक्तिगत तौर से जुड़ा भी है और करंट की राजनीति से भी बात करें। आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जाने के इतने साल के बाद परिवार में, जो परिवार की अगर हम बात करें, अजय सिंह जी की और अभय सिंह जी की बात करें, पार्टियां अलग अलग हो गई। पार्टियों में चाहे पारिवारिक जो भी मतभेद रहा हो, अजय सिंह चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के साथ उनके परिवार से, दुष्यंत चौटाला पिछली बार उप मुख्यमंत्री रहे, वो अलग कहते हैं कि हम
देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए प्रदेश का वेलफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके जो भाव थे उनको लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद अभी चौटाला ये निरंतर ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी की, आप वास्तव में क्या मानते हैं कि आप खुद सपुत्र हैं देवीलाल जी के, आप लगातार राजनीति में एक्टिव हैं, मंत्री रहे और अभी भी जनता के बीच में है, वास्तव में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी, उनके भाव थे, उनका अनुकरण कोई कर रहा है या केवल सिर्फ बातों तक ही सीमित है? देखिए, अनुसरण तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ नहीं कहूँ तो ज्यादा बढ़िया है। और ये है कि वोट बैंक जो देवीलाल के नाम का है, ना ओम प्रकाश के नाम का है, ना रणजीत सिंह के नाम का है, ना अजय के नाम का है, ना अभय के नाम का है। वोट आज भी जो मिल रहा है वो केवल जो देवीलाल के नाम का मिल रहा है। तो जैसे कांग्रेस में महात्मा गांधी के नाम का मांगते थे, जो देवीलाल के नाम का वोट है, सच्चाई की बात। तो ये अब हम कुछ कहें, मैं अपने आप को युधिष्ठिर कह दूं तो मैं समझता हूँ मैं न्याय। लेकिन आपको लगता है कि भी जिस साफ गोई के साथ, जिस पूरी साफ नीयत के साथ हरियाणा के हितों के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध तक किया, लोगों के बीच में रहे, जब तक रहे दुनिया में, तब तक वो लगातार किसानों के मसीहा के रूप में रहे और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या लगता है आपको कि उसके आसपास भी कोई है, या सिर्फ बस हम, ठीक है कि वोट आपने बताया कि सच्ची बात बताओ जी, ना जो देवीलाल है ना वैसे लोग हैं, लोग भी वैसे नहीं है। लोग भी हर घर में जाओ 3-3 झंडे बंधे हैं। हमें क्यों कहो, हमें भी वो कह देते हैं तुम भी तो एक जगह दियो। मैं हिसार लोकसभा लड़ रहा था, हम घर के 3 खड़े हो रहे थे, कहाँ नीति है, कहाँ अनुसरण है, कुछ नहीं। बात तो ठीक मैं है। ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, देवीलाल की नीति है क्या आमने सामने टकराने की थी? हाँ, टकराव कोई नहीं होता, बिल्कुल कुछ सही। नहीं, हम अपने लालच में हम गलत हो रहे हैं। देखिए, मैं सच्चाई की बात तो ये है, बच्चों देवीलाल का नाम बहुत बड़ा है, आज भी लोग उनके नाम की इज्जत करते हैं। आज भी अगर तो देवीलाल कहीं अपीयर हो जाए तो एक तरफा माहौल है, लोग उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, हर घर में फोटो लगी है। नहीं, इसमें कोई मैं जी किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा। हमारे समाज में महाराजा सूरजमल 1 नंबर पे आते हैं जी। फिर अगर उसके बाद देखें तो चरण सिंह बहुत बड़े लीडर थे, पूरे हिंदुस्तान का उनसे बड़ा लीडर नहीं है। उसके बाद जो देवीलाल आते हैं, सर छोटू राम की मैं इज्जत करता हूँ, पर सर छोटू राम जो देवीलाल से भी छोटे थे। कारण था कि सर छोटू राम एक मिनिस्टर थे, सर सिकंदर अहद खान चीफ मिनिस्टर थे, ये उनकी कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे। और उनका जो एरिया था वो थोड़ा पाकिस्तान का पंजाब, ये हरियाणा पंजाब, इतना ही पंजाब था, थोड़ा सा पोर्शन यूपी का था। उन्होंने किसानों के काम करे, अच्छे करे, मैं इज्जत करता हूँ। पर वो एक इतने एरिया के थे, एक मिनिस्टर थे। जो देवीलाल इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने 2 बार, जो देवीलाल 2-2 स्टेटों से पार्लियामेंट के मेंबर बने, जो देवीलाल देश के प्राइम मिनिस्टर तक बन गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 2 बार बने। जो देवीलाल को आंध्रा के लोग भी जानते हैं, केरला के भी जानते हैं, आसाम के भी जानते हैं। उन्हें खाली एक पंजाब से बाहर, उन्हें बंगाल में कोई नहीं जाना था। फिर उसके बाद जो देवीलाल बहुत बड़े लीडर थे, उनका पंजाब में भी इतना ही प्रभाव था, हिमाचल में भी उतना था। जो देवीलाल का इवन रेड्डीज में, आंध्रा में जाता हूँ, गुजरात में गया था, पटेल में बड़ा प्रभाव था। तो जो साहब बहुत बड़े फार्मर्स के चैंपियन रहे हैं। देखिए, कोई भी सिख बन के बादल साहब से बड़ा सिख नहीं हो सकता, जो देवीलाल से बड़ा कोई किसान नेता। पंजाब हरियाणा को लोग ये समझते हैं कि चाहे दूसरी स्टेट है, उत्तर प्रदेश हमसे बड़ा है, और अगर फार्मर स्टेट समझते हैं तो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को ही फार्मर की पहचान है। तो सब चलते चलते 2 सवाल लेंगे जो भी बिल्कुल करंट की राजनीति से संबंधित है, और लोग जानना भी चाहेंगे कि चौधरी रणजीत सिंह जी से इसकी राय लिया जाए। अभी इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह चौटाला है, उनको लेकर कई तरह के बयान इस समय चर्चा का विषय है। हरियाणा की राजनीति में कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए उसको सुन रहे हैं। हालांकि अभय सिंह जी का बयान भी है कि जो लोग भी मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन पर डेफर्मेशन का केस करूंगा। अभी हाल ही में उनका बयान आया। तो एक जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी एक किसी इंटरव्यू के अंदर बोला, और दूसरा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, वो चीजें आई है, सामने आई है, लोगों ने देखी है, बहुत वायरल हुई है, 7-7 लाख लोगों ने देखी है। इसके लिए तो स्पष्टीकरण वो 2 ही दे सकते हैं, या तो आईपीएस अधिकारी दे या अभय दे।
ये हुआ या नहीं हुआ। एक जो डीआईजी रहा रैंक आदमी वो ये कह रहा है कि मेरे जूते मार रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, तो उसको भी तो अपना इसका अगर गलत है तो कहना चाहिए। और अगर अभिनय नहीं करा तो वो ये चीज कहे कि मैं इसे ये करूंगा। आप पता नहीं, ये एक ऐसा आपस का द्वंद है जिसमें वो दो ही आदमी के गवाह तो मैं भी नहीं हूं ना, वो कुर्सी गवाह जिसमें बैठ के उसने मारा जी, मैं उससे क्या कहूंगा। जी चलिए साहब, अंतिम बस आपसे सवाल लेंगे। मैंने वो उस बात पे कह दिया था ना कि देवीलाल का अनुसरण कोई नहीं कर रहा, हम आपस में लड़ रहे हैं, घरों में 3-3 ना वो लोग है ना वो, मैं हर बात लोग सुनना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है साहब। आज हरियाणा की राजनीति में लोग अक्स देखते हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का चौधरी रणजीत सिंह में। इसमें कोई, मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में, और लोग देखते भी है क्योंकि वही साफ सुथरी और वो छवि और जुझारूपन और लोगों के साथ उसी तरह से कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, वो लोग आपके अंदर वो देखते हैं छवि। आज लोग ये भी जानना चाहते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह पिछली बार जेल मंत्री रहे, पावर मिनिस्टर रहे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, चलिए वो नहीं हो पाया। अब लोग इस बात के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रणजीत सिंह जी कोई आने वाले समय में जल्दी कोई राजनीतिक तरह से, जिसको वो धमाका कह लीजिए, या कोई ऐसी चीज करने जा रहे हैं, कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं, या क्या नया डिसीजन ले जा रहे हैं जो लगता है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर लोगों के लिए बड़ी उत्साह की बात हो। देखिए 3 ऑप्शन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, कल को ये बातें तो सामने आएंगी जी। एक ऑप्शन तो ये है कि सारा परिवार इकट्ठा है, जब आज भी इस बात पे हुआ लोगों का जो ओपिनियन है जी, अगर हम तीनों इकट्ठे हो जाएं, मैं, अजय और अभय जी, तो हरियाणा के लोग हाथ ले ले। मतलब सभा का अंदाजा नहीं, किसी जिले पे चले जाओ 2-2 लाख की सभाएं, और हड़कम बजे में कि कांग्रेस के सीटिंग एमएलए है, मैं नाम नहीं दूंगा उनका, कोट नहीं करूंगा जी, और एक कांग्रेस के एक्स एमपी हैं, हम 3 आदमी बैठे थे, वो बहुत सीनियर लोग हैं दिल्ली में जी। वो जब कहने के कि जो सब अगर आप तीनों इकट्ठे हो जाओ ना, बोले अंदाजा नहीं, पहले तो हम दोनों आदमी आए, और बोले हरियाणा में चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो बनी है, चाहे पंजाबी है, बोले हड़कम मच जाए अगर आप तीनों इकट्ठे जाए। लोगों को तो एक ऑल्टरनेट चाहिए, और एक ऑल्टरनेट तो ये हो सकता है, ये एक विकल्प ही होगा। ये मेरे हाथ में है, उन दोनों के हाथ में, उन दोनों की अपनी राय क्या कहें, ये लोगों की मैं फीलिंग कह रहा हूँ जी। दूसरा ये है कि आपसे बड़ी खुली कहूंगा कि आजकल हर एक को फिर किसी न किसी एक ग्रुप से अलाइन होना पड़ेगा। आज अखिलेश यादव के साथ 37 एमपी है, पर उसे भी कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है, उसे राहुल गांधी को मानना पड़ रहा है जी। ममता बनर्जी के साथ 30 एमपी है, उसे भी कांग्रेस के साथ अलायंस करनी पड़ रही है। करुणानिधि को भी कांग्रेस के साथ अलायंस करनी पड़ रही है। नीतीश कुमार को एनडीए से अलायंस करनी पड़ी है, चंद्रबाबू नायडू को अलायंस, शरद पवार को कांग्रेस से अलायंस करनी पड़ी है। हरियाणा तो 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, छोटी 100 की समिति, छोटी स्टेडियम जी, 90 का हाउस है, आप बिना सारे तो नहीं चल सकते। देखिए आप आज बड़े बड़े नेता भी छोटे हो जी, जी। आपको कहीं न कहीं या तो एनडीए का पार्ट बनो या फिर आप कांग्रेस का पार्ट बनो। तो तब तक एक फैसला तो करूंगा, सब जिलों पे जा रहा हूँ, इन तीनों में से एक ऑप्शन दूंगा और जनता की भीड़ इकट्ठा करके करूंगा। ये भी आपसे बता रहा हूँ, भीड़ मेरी, मैं कह दूं नहीं, कभी गलत नहीं कहता, सच कहूंगा हमेशा जिंदगी में। मेरी भीड़ 70,000 से ऊपर जाएगी, 2 लाख को नहीं कहता। लोग एक खुलासा जोसेफ कर दीजिए कि आने वाले टाइम में चौधरी रणजीत सिंह जी की जो सबसे बड़ी रैली होने वाली है, कौन से महीने में उम्मीद करें कि हरियाणा के अंदर बिगुल बजने वाला है? मैं ये करूंगा जी इस साल में, और परमात्मा ठीक करे, हमें सबका आशीर्वाद मिलता रहे, तो फरवरी के एंड में या मार्च के पहले हफ्ते में करूंगा, तब तक पत्ते खोल ही दूंगा। जी, चलिए हम उम्मीद करेंगे जो सब पत्ते खोले और हरियाणा की राजनीति के अंदर निश्चित तौर पर जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, कुछ और पूछना चाहे तो पूछिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता जी, मैं एक सवाल इसमें और लेना चाहूंगा जो सब आपकी माधुरी, इसमें कंप्लीट करूं, फिर आप मेरे से 5 सवाल पूछे, अच्छा लग रहा है मुझे जी। वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, यस, देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। जी, कितनी भी बात पूछे, आप कुछ भी पूछो, मेरे आप एनसाइक्लोपीडिया हो, मैं कुछ हरियाणा की 95% ठीक बात बोलो, मुझे 5% बोलना है तो भी वो पता तो लग जाता है। बताइए। तो मैं आपके दिल की बात बुझा, आप चाहते हैं वाकई कि, या आपने प्रयास किया है अजय सिंह जी और अभय सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों के नोशन है, पहला विकल्प चौधरी रणजीत सिंह जी के दिल की बात की, क्या आपको लगता है वाकई में ही एक पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, तीनों को एक साथ बैठ के एक प्रयास करना चाहिए और इकट्ठे आने का एक मंच पे? देखिए अगर मन साफ हो ना,
तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री पहले तो मैं निकलनी चाहिए दिमाग से, यहाँ नहीं रहनी चाहिए। तेजस्वी यादव यही सोचते रह गए मुख्यमंत्री मैं बनूंगा और उप मुख्यमंत्री वो बनेगा, वहां सरकार नीतीश कुमार ले गए। देखिए जब मन साफ हो जाए ना, फिर मुख्यमंत्री देवलाल ने तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया ना। हम उस बाप की औलाद है जिसने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, जिसने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया, जिसने चुनाव लड़ना भी छोड़ दिया, जिसने सब कुछ छोड़ा है। तो थोड़ा सा हमें देवलाल की उस एक बात का अनुसरण भी कर लेना चाहिए। तो आप, मैं तो जो सब कहूँगा बल्कि आप पहल कीजिए, एक बार एक मंच पे लाने का पहल कीजिए। आप बड़े तो एक दो बार मीडिया में कहा, पर जो जवाब बड़े तलखी जवाब आए फिर इस करके मैं भी सोच रहा हूँ कि इतनी खाऊं कहीं। बट मुझे लगता है कि भाई जिसने भी आपको राय दी होगी, कोई राजनीतिक जानकारी होगा जिसने आपको कहा होगा भी अगर परिवार एक साथ आ जाए तो एक अच्छा और मजबूत विकल्प मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात की, जो सब मैं उससे सहमत हूँ कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के लिए अलग अलग रास्तों पे चल के, अलग अलग धड़ों में चल के एक नीति का अनुसरण नहीं हो सकता। एक नीति का अनुसरण करने के लिए एक रास्ते पे चलकर और एक साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक मजबूत विकल्प हरियाणा की राजनीति में सामने आ पाए। शायद हरियाणा गवर्नमेंट करे आपकी बात सच हो, पर मैं वैसे ये बताता हूँ कि एक लोगों की भावना की हमें कदर करनी चाहिए। लोग कभी भी देखें, सिविलाइज सोसाइटी हर सभ्य आदमी को पसंद करेगी, एब्सोल्युटली अच्छी बात को पसंद करेगी। कोई भी आदमी, मुझे डायरी लिखने की आदत है, अगर अच्छी चीज मिलती है तो मैं नोट करता हूँ जी। क्लास में जब कोई कहीं कोई स्पीच देता है उसमें अच्छी बात देखे तो आदमी उसी वक्त उसे सोच लेता है। एक बार ये सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे थे, तब जनता दल में थे हम, करनाल बाई इलेक्शन था जी। ये कांग्रेस की सभा को एड्रेस कर रहे थे और मैं उसमें दूसरी तरफ था। तो मैं उस चुनाव में कंपेनर था, तो मैं भी कहीं बैठ कर सुन रहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी आ रहे, सुनो, पढ़ा लिखा आदमी है, डबल MA है, इकोनॉमिक्स MA है। तो कहने का कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो भाव गिरते हैं, जब प्रोडक्शन घटती है तो भाव बढ़ते हैं। तो बात तो उसकी फंडामेंटल तो ये ठीक है। तो लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हमें ठीक चीज मिले। हर आदमी अगर कोई रिसर्च कर रहा है ना तो वो भी चाहता है कि मैं सही जगह पे पहुंच के बाद देखूं क्या है। तो लोग हमारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, लोग हमारा CT स्कैन R&D करते हैं, उनके सामने खड़े हैं तो लोग हमें सुनते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि हम ये ले जाके बात कहाँ खत्म कर रहे हैं। लोग हमसे आगे हैं। देखिए हम पार्लियामेंट में चले गए, विधानसभा में चले गए, हमारा दाव लग गया, उनका दाव नहीं लगा। लोग ये तो नहीं है कि वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड आदमी है। तो पब्लिक में वाहियात पने को, गलत बोलने को कोई भी पसंद नहीं करेगा। हमारे काम है हम सभ्य तो रहे। देखिए आप कहीं भी देखे हैं, एक शहर का किस्सा सुनाता हूँ कि अगर शहर में अब सिविल लाइन में मकान हो या आपका क्या कहते हैं मॉडल टाउन में हो, वहाँ अगर 3 बेडरूम का किराया होगा ना, उसका 20,000 होगा तो आप दे देंगे। आप अगर 10 दिन बाहर भी चले जाए तो आपको ये रहेगा कि इस मकान में घर बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाहर हूँ तो सिविलाइज्ड लोग रहते हैं आसपास। और एक जहाँ झटके वाली दुकानें हों, जहाँ शराब के ठेके हों, और वहाँ 3 बेडरूम आपको है ना 2,000 में मिलेगा तो भी नहीं लेंगे कि नहीं यहाँ सेफ नहीं है। मैं तो दिन में भी मुझे घर में आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, टेंशन रहेगी, एंजाइटी रहेगी, सेफ्टी है। हमेशा अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी, बढ़िया लोगों में। माँ बाप ही चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा, उसकी सोसाइटी कैसे, उसको चेक करते हैं कि गलत बच्चों में तो नहीं है। तो आप लोगों को सिखाने हैं। पॉलिटिक्स में जब आ रहे हैं, इससे बड़ा कोई एजुकेशन का सेंटर नहीं है, इसमें कोई लोग सुनना चाहते हैं कि ये लोग कैसे मेंबर पार्लियामेंट बने, जिसे 10 लाख वोट डाल के कंधों पे लेके आते हैं, जिसके लिए लड़ाइयाँ करते हैं, उसे फाउल तो उन्हें नहीं देखना चाहते ना। वो चाहते हैं कि अच्छा, बिल्कुल ऑनेस्ट। मुझे लगता है जो सब आपने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है एक कल्चर्ड और सिविलाइज्ड सोसाइटी का, कि लोग अच्छी चीजों की उम्मीद में ही अच्छे नेता को चुनते हैं और उससे गलत चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये जो नई जनरेशन आ रही है ना, जो अब बैग टांग के भागे बसों में चढ़ते हैं, ये बच्चे अगली जो पार्लियामेंट आएगी तब तक ये 65% वोट इनका होगा। वो माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, वोट किसको देना है, वो किसी से प्रभावित नहीं होंगे। वो बड़ी डिबेटेड पार्लियामेंट होगी। अगली पार्लियामेंट जो आएगी एक बहुत अच्छी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम यूरोप से भी आगे होंगे बहुत। जैसा GDP जा रहा है, जैसे देश बढ़ रहा है,
हमारे आगे जनरेशन बहुत बढ़िया लोग। एटलीस्ट ये हमारी जो लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छा है कि जो यूथ आ रहा है एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस का है, और वो सबसे बड़ी बात ये समझते हैं कि आज नेता को अपनी कसौटी पर खरा उतारने के बाद ही मैंडेट देगा। कभी इन करप्शन क्वेश्चन के खिलाफ बहुत लोगों को एक दिन इनके खिलाफ भी उठेगा लोगों का। ये मतलब आपको लगता है कि वो जो जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ कुछ इस तरह का एजिटेशन ये करप्शन एजिटेशन नहीं है, देखिए और तरीके से भी क्या हाँ, इस देश में एजिटेशन का मामला बदलना है तो 5 साल बाद जनता मौका देती है उसको बदलने का। लोग जो नई जनरेशन है ना बहुत फील करती है, बहुत उन्हें आप बच्चों को भी है ना, अगर टीवी से भी विड्रा कराना चाहते हैं तो आपको समझा के करना, लॉजिक देना पड़ेगा, लॉजिक आपको यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट विद द जेन्युइन लॉजिक कि क्यों हटना है आपने, फिर वो आपके पीछे हटेंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल वो नहीं है कि फादर से बाहर आए धमका के हटा दिया आपने, मोटरसाइकिल गाड़ी रोक के उतरे हम बच्चे हमारे टाइम पे वो टाइम चला गया, बात ठीक है, लॉजिकल बात है। एक जो सब बस लास्ट सवाल मैं लूंगा क्योंकि आपने बात की कि आज नेता को सुनते हैं और नेता की बात से कोरिलेट करती है पब्लिक, तो एक सवाल जो मेरा व्यक्तिगत भी है और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ये पूछना चाहते हैं, शायद वो डायरेक्टली पूछ नहीं पाते या उनको जवाब वो नहीं मिलता। राजनीति में हम बड़े टाइम से ना एक शब्द सुनते हैं नैतिकता, कहते हैं कि यार फलाने आदमी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कोई बाई इलेक्शन हुआ, सरकार बनते ही किसी स्टेट में बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन 6 महीने बाद सरकार हार गई, सत्ता में हुआ है, तो लोग कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर वो दे दे। दूसरा, बड़े नेता बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं चुनाव के अंदर, ये बोल देते हैं कि अगर मैं इससे हार गया तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, 10,000 से कम हार गया तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसका कोई नहीं देता, कोई भी इस्तीफा नहीं देता। और पलट के ये भी, और उसके बाद पलट के स्टेटमेंट, अब मैं आपको ये मैं अभी करंट बिहार की राजनीति से ही, बिहार के इलेक्शन से कोरिलेट करता हूं अपने स्टेटमेंट को। प्रशांत किशोर ने एक नेशनल टेलीविजन के इंटरव्यू में ये कहा था कि जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को अगर 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दी नेशनल टेलीविजन के ऊपर, मैं डिबेट के अंदर। जब लोगों ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर से पूछा कि अब तो आप संन्यास ले रहे होगे क्योंकि आपने कहा था 25 सीटें नहीं आएंगी, उनकी तो सीटें 80 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो उनका जवाब कहता जी बिल्कुल मैंने कहा था, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन अगर उन्होंने फेयर चुनाव किया और लोगों को पैसे देके वोट ना खरीदे हो तो ये बात आपने तब तो बोली नहीं थी, तब तो आपको तब भी पता था ये बात कि आप बोल रहे थे कि ये इस तरह से चीज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज हम अपनी स्टेटमेंट से ही पलट गए, तो इस बात को आप लॉजिकली तो प्रूव कर नहीं सकते ना कि उन्होंने पैसे देके वोट खरीदे। तो ये जो लोग अपने विचार या अपनी स्टेटमेंट बदल जाते हैं, उसके बाद जनता को तो लगता है यार हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, कि ये तो बोल रहा था कि राजनीति छोड़ देगा, पर छोड़ी तो नहीं, तो फिर घूम रहा है हमारे बीच में। ठीक रिकलेक्ट नहीं कर रहे कि टॉम बर्ग कुछ नाम था, जर्मन के डिफेंस मिनिस्टर थे जी, और वो अपने जर्मनी में बहुत पॉपुलर थे अपने टाइम, मतलब वो 1 नंबर के नेता थे, वो डिफेंस मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, पर बहुत पॉपुलर थे मासी में। उन्होंने इस बात पे इस्तीफा दे दिया कि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने कोई पीएचडी में कोई थीसिस चुराया था किसी का, उस पे कोई कोर्ट में चल के वो जजमेंट आ गई, उन्होंने इसी बात पे इस्तीफा दे दिया कि मैं जब स्टूडेंट था तब मैंने तब गलती की थी। मोरलिटी आज जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर कौन रहने पर उसका नाम आज भी है। तो जहाँ मोरल वैल्यूज की कीमत तो है, पर जहाँ इंसानियत है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ मोरल वैल्यूज के लोग हैं, वहाँ कदर है, नहीं तो जहाँ सारे ही गुलाम हो वहाँ क्या होना है। चलिए जो सब बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से जुड़े हुए एक ऐसी चीज, हरियाणा की राजनीति को समझना है, मुझे लगता है किसी को भी, चाहे वो हरियाणा से ताल्लुक रखता है या देश के किसी भी प्रांत से ताल्लुक रखता है, तो मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से जुड़ी पूरी उनकी जो जीवन यात्रा है उसको समझ ले, तो मुझे लगता है हरियाणा की राजनीति को समझ लेगा। तो आपने मुझे लगता है विस्तार पूर्वक बताया, और आपसे बेहतरीन आदमी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आपने परिवार में रहते हुए उनकी उंगली पकड़ के चलने से लेकर और उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा उनके अंतिम कदम तक देखी। तो हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बड़ी साफगोई के साथ, मुझे लगता है कि जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर चौधरी साहब जानता हूँ, आप बेहद ऑनेस्टी से बात करने वाले हमेशा, ये आज की बात नहीं, जितना मैंने आपको पहले भी ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत एनलाइटनमेंट मिलेगी जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को करीब से जानना चाहते हैं, और उन किस्सों को जो वास्तविकता में जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, जो लोगों तक जाएगी। सो जेन्युइनली थैंक यू सो मच सर, और हम आपके राजनीतिक करियर के लिए भी बहुत शुभकामनाएं और स्वास्थ्य के लिए भी शुभेच्छाएं करते हैं कि आप आने वाले और वर्षों तक लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करें, और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जो विरासत है, जो नीतियां हैं, वो हरियाणा के साथ साथ पूरे देश भर में मिले, ऐसी हमारी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र, बड़े ही दिग्गज नेता, प्रदेश के अंदर अपना वर्चस्व रखने वाले और देश की राजनीति में। इस पॉडकास्ट के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से रिलेटेड और हरियाणा की राजनीति से जुड़े सारे सवाल आपको मिलेंगे जो उनके जीवन के इर्द गिर्द थे, जो उनकी पारिवारिक यात्रा, उनकी व्यक्तिगत जीवनी और राजनीतिक यात्रा को इस पॉडकास्ट में जाते हैं। तो उनसे जुड़े और हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए ये पॉडकास्ट आपके लिए अनिवार्य है, जरूर देखिएगा। और आपके कोई सजेशन या कमेंट्स हो तो जरूर हमारे को शेयर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए, और हमारे लिए कुछ सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।